इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन तमाम परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी में इसलिए कह रहा हूँ कि शायद संभावना है कि आने वाले एग्जाम से इसमें जीएस का सेक्शन भी जुड़ जाएगा। बाकी एलटी, जीआईसी और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में तो वैसे भी जीएस का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसमें। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने जो जीएस का सेक्शन स्टार्ट किया हुआ था वो संविधान सभा का था, पॉलिटी का सेक्शन था। पॉलिटी के सेक्शन में लास्ट क्लास जो हम लोगों ने जहाँ तक समाप्त किया था उसमें यह बताया गया कि संविधान सभा का गठन हुआ तो किस ग्राउंड पर हुआ, किस आधार पर हुआ, कौन कौन से लोग उसमें थे, इसके अलावा कुल टोटल कितने मेंबर थे वहाँ पर, यह सारी बातें हो गई थी। अब हम लोग बात आज करेंगे वहाँ की विभिन्न समितियों पर। तो संविधान सभा की विभिन्न समितियां, यह हेडिंग है आज आपके, संविधान सभा। तो अगर हम संविधान सभा की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, तो इसमें कुल 22 कमेटी थी। कितनी थी? तो कह रहा है कि कुल 22 कमेटी इसमें थी, ठीक, जिसमें 9 बृहद कमेटी थी। बृहद मतलब बड़ी, जो महत्वपूर्ण मामलों पर अपना काम कर रही थी, बृहद कमेटी। यह है टोटल कमेटियों की संख्या हो गई 22 और टोटल, और उसमें से जो बृहद की बात करें तो 9। बाकी जो बचे वो कह सकते हैं कि लघु समितियां थी, तदर्थ समितियां थी, एडहॉक कमेटी जिसे कहा जाता है, वह सब थी। तो ये सारी बातें हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे। अब शुरुआत यहीं से करते हैं कि कौन कौन सी कमेटी हैं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन यहाँ से इस सेक्शन से रहता है। 2 टॉपिक आज पढ़ाऊंगा और दोनों मिला करके अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन पक्का रहता है। तो अगर इतना ऑथेंटिकली और इतने कॉन्फिडेंस से आप पढ़ करके और छोटा सा टॉपिक जा करके एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में सही मार रहे हैं तो ये बढ़िया आउटपुट माना जाएगा। तो आज इसी में हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ आप कमेटियों के नाम लिख लीजिए जो अपना चार्ट बनाइएगा, और दूसरी तरफ कौन उसके अध्यक्ष थे। तो आप देखें कि यहाँ पे है पहला संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, फेडरल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी। और दूसरा अगर इसी में हम बात करते हैं संघीय संविधान समिति के अलावा, तो यहाँ पे कामा दे करके भी हम लोग लिख सकते हैं, वह था प्रस्तावना, प्रस्तावना, या इसी को उद्देशिका कहा जाता है, उद्देशिका, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या प्रीएम्बल कहा जाता है, ठीक। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान, प्रस्तावना और उद्देशिका, ये सारी जो चीजें हैं इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की देखरेख में काम हो रहा था। और आपको बताया गया था कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देशिका को जो है प्रस्तुत किया गया था। तो जब उद्देशिका प्रस्तुत किया गया तो आपने देखा होगा कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देशिका को पास भी कर दिया गया। तो पहला जो मसौदा पास हुआ संविधान सभा के द्वारा वह था उद्देशिका। इसको ध्यान से देखते हुए फिर आगे हम लोग चलते हैं दूसरी कमेटी पर। अब संघीय संविधान समिति है तो यहीं पर प्रांतीय संविधान समिति कर दीजिए, प्रांतीय संविधान समिति, संविधान समिति, ठीक। राज्यों संबंधी समिति, संबंधित समिति, फिर मौलिक अधिकार समिति, कई सारी कमेटियां हैं।
मौलिक अधिकार समिति। इसके बाद अल्पसंख्यक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक अधिकार समिति। इन तमाम समितियों के जो अध्यक्ष थे वह आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, यह इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद हम लोग अब अगली कमेटी पर चलते हैं। तो अगली कमेटी पर जो बात होती है वह संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तीसरा, संचालन समिति। ठीक, तो संचालन समिति में अगर हम देखते हैं तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो यह संचालन समिति के या कार्य संचालन समिति उसे कहा जाता है, संचालन समिति कहा जाता है। अगला है कार्य संचालन समिति, वर्किंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। चौथा, कार्य संचालन कमेटी। कार्य संचालन कमेटी को हम देखते हैं तो यहां पर के एम मुंशी साहब थे। के एम मुंशी, के एम मुंशी का नाम आप लोग जान लीजिए, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, यह इनका पूरा नाम था। तो वह कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद पांचवा जो है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहा जाता है, जो पूरा ड्राफ्ट बनाया गया संविधान का, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक, यह इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अब इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि इसके सदस्यों का भी नाम पूछा जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति को कहते हैं कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रीजन वाज कि जितने भी महत्वपूर्ण कार्य थे कि संविधान का हमारे क्या ढांचा होगा, कौन से व्यवस्था होगी, कैसे उसका एडजस्टमेंट होगा, पूरा सभी आर्टिकल का, शेड्यूल्स का, तमाम चीजें किस भाग में क्या रहेगा, यह सारी बातें जो है किसके द्वारा बनाई जा रही थी। तो कह रहा है कि यह सारी बातें जो है इसके द्वारा बनाई जा रही थी, इसी समिति के द्वारा, प्रारूप समिति के द्वारा बनाई जा रही थी, ठीक। तो उन तमाम चीजों को अगर हम देखते हैं तो यह क्लियर हो जाता है कि यह समिति बड़ी जबरदस्त समिति थी और इसके बहुत महत्वपूर्ण लोग थे। और खास करके इस समिति को जो चेयर कर रहे थे बताया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। इसके अलावा और भी 7 सदस्य थे और वो सब इस कमेटी में जितने थे सब काफी महत्वपूर्ण थे, ठीक। तो उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन से नाम थे, तो कह रहा है एन गोपाला स्वामी, जो दूसरा नाम बी आर अम्बेडकर साहब तो अध्यक्ष थे ही, तो इनके अलावा एन गोपाला स्वामी, गोपाला स्वामी साउथ के थे और बड़े प्रोमिनेंट फिगर थे। तो इनको प्रस्तावना समिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ इनको रखा गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ए के अय्यर साहब थे। ए के अय्यर, अय्यर देख रहे हैं तो ये कहाँ के समझ में आ रहे होंगे, केरला से थे, ठीक है ना। तो इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, इस समिति में थे, सबसे महत्वपूर्ण पदों पर ये लोग रहे। के एम मुंशी साहब भी इसमें थे, के एम मुंशी यह भी इसमें शामिल थे, के एम मुंशी साहब। के एम मुंशी के अलावा अगर हम बात करते हैं मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद
सादुल्ला, यह भी प्रारूप समिति के ही आपके सदस्य थे। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ए एम माधव, ए एम माधव, ठीक, माधव, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। एक नाम और है इसमें जो है डीपी खेतान, डीपी खेतान, लेकिन होता क्या है कि इनकी मृत्यु हो जाती है बीच में, तो इनके जगह पे टीटी कृष्णमाचार्य, ठीक, इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जगह पर कौन आते हैं, टीटी कृष्णमाचार्य, यह प्रारूप समिति में जोड़े जाते हैं, ठीक। तो यह भी याद रखना है कि कौन कौन से लोग थे। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं, एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं, दूसरे एन गोपालास्वामी साहब हैं, 2 हो गए, एक अय्यर साहब 3, के मुंशी 4, मोहम्मद सादुल्ला 5, ए एम माधव 6, डीपी खेतान 7। तो अगर उनकी डेथ होती है, टीटी कृष्णमाचार्य साहब आते हैं तो भी संख्या 7 रहती है। यह है काफी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान देना है आपको। इसके बाद अगली जो कमेटी है, अच्छा, इसी आधार पर आप देखते हैं कई बार कहा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बात करते हैं कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के निर्माता, तो निश्चित रूप से नाम आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का। रीजन क्या होता है कि जब हम किसी चीज का प्रारूप बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, तो वहीं उसका भविष्य भी क्लियर हो जाता है कि जितना अच्छा आप प्रारूप बनाएंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे, वह चीज वास्तविक धरातल पर भी उतनी ही अच्छी दिखाई देती है। अगर आज यह कहा जाता है कि भारत का संविधान बहुत अच्छा है और काफ़ी चीज़ें उसमें जुड़ी हैं जो भारत को भविष्य के भारत के लिए भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रही, तो निश्चित रूप से यह इन लोगों की दूरदर्शिता ही थी जिसके वजह से हमारा संविधान इतना ज़्यादा महिमा मंडित या गौरवान्वित किया जाता है, या हम लोग गौरवान्वित होते भी हैं इसलिए कि हमारा है भी संविधान वैसा। दुनिया के तमाम संविधान आए और चले गए, लेकिन भारत का संविधान 1947 में जब बनाया जाता है तो आज तक बड़े स्मूथ ढंग से आप देखिए, बीच बीच में कुछ चर्चा पर चर्चा, वाद विवाद होता रहता है कि संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है, ये सब है, या इसके ढांचे को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बाद भी एक चीज जो जिंदा है वह है भारत का संविधान, और इसीलिए हम सब जिंदा हैं, हम सब एक कानून के दायरे में हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी महानता है। और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, ठीक। तो भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो सबसे बड़ा संविधान आज के समय में हम डिजर्व भी करते हैं कि हमारा ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां यहाँ पर नए नए तरीके की रहती हैं, उन सब से निपटने के लिए ऐसे ही संविधान की कुछ जरूरत थी। तो इस मामले में संविधान समिति का जो ये प्रारूप समिति था, इसने काफी जबरदस्त काम किया था, और आज वही आगे के न्यू भी डिसाइड किया कि कैसे आगे का भारत होगा। अगला जो कमेटी है हमने कहा वह संविधान समिति, संविधान की प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के परीक्षण हेतु, के परीक्षण हेतु समिति, यह भी एक समिति थी। देखिए हमारा जो प्रारूप समिति बनाया गया वह खुद ही कॉम्पिटेंट था, लेकिन इस संविधान समिति का भी परीक्षण किया जाता था, उसकी भी जांच पड़ताल की जाती थी। तो उसकी अध्यक्ष विशेष समिति थी, इसे क्या कहा जाता है, विशेष समिति, विशेष समिति। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर साहब हैं, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, यह इस कमेटी के अध्यक्ष थे। यही एक अय्यर, आह्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, इनको उस विशेष समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह नाम यहाँ है, ठीक है ना।
तो जो प्रारूप समिति के परीक्षण हेतु जो समिति थी वो भी इन्हीं के देखरेख में बनाई गई थी। हाँ, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब अगला हम लोग देखते हैं नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। नियम समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे, जो कि संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। तो यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसके बाद एक एडहॉक कमेटी थी, राष्ट्रीय ध्वज की तदर्थ कमेटी जिसे एडहॉक कमेटी कहा जाता था, ठीक है ना, तदर्थ कमेटी, एडहॉक कमेटी, इसे सब कमेटी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक। तो यह तमाम चीजें और यह तमाम बातें कहीं कहीं ये बता रहे हैं कि हमारे जो 22 समितियां थी उनमें ये 8-9 जो प्रमुख समितियां थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। और आप देख रहे हैं कि इनमें कितने बड़े बड़े नाम थे जो उस समय भारतीय राजनीति के बड़े चर्चित चेहरे हुआ करते थे, जिनका योगदान भी था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, जो बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग थे। और ये सब लोग मिलकर के जो संविधान को बनाते हैं, आज हम लोग उस संविधान को देख रहे हैं कि वह दिन दूनी रात चौगुनी गज से प्रगति पथ के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह जितने लोग थे विभिन्न राजनीतिक दलों से चुन करके आए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल थे भारत में जिन्हें यहाँ पर मौका नहीं मिला था। उनके तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उस समय संविधान सभा में शामिल नहीं था। तो एक नोट लिख करके यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नोट का मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसे हम लोग नोट में लिखते हैं। तो कह रहा है कि साम्यवादी दल, समाजवादी दल एवं हिंदू महासभा, जिसे आज आप बीजेपी कहते हैं, हिंदू महासभा से संविधान सभा में कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। संविधान सभा में कोई भी सदस्य शामिल नहीं था, ठीक। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू महासभा को 1952 में के चुनाव में जनसंघ के नाम से जाना गया। मतलब 1952 में जो भारत का पहला आम चुनाव होता है, 51-52 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 51 के और 52 तक चला था। तो जो हिंदू महासभा थी वो वास्तव में उसका नाम तब तक बदला जा चुका था और उसे जनसंघ के नाम से, भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। और उसी को बाद में 80 के दशक में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना गया, बीजेपी जो आज सत्ता में है। तो ये सारी बातें जो है आपको जानना है। फिर ये साम्यवादी दल देख रहे हैं, इसकी स्थापना 1925 में होती है, 1925 में। और जो समाजवादी दल ये आप देख रहे हैं, जिसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोग हुआ करते थे, वह भी यहाँ पर इस संविधान सभा में शामिल नहीं थे। तो ये 3 दल हैं, 3 एक्सेप्शन हैं जो बड़े दल हैं। आज के समय हम बात करें तो इनके विषय में चर्चा किए बिना भारतीय राजनीति अधूरी रहती है। तो ये तीनों ही दलों से कोई भी व्यक्ति संविधान सभा में, कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं था। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी।
तो आपका आंसर बता दूं कि संविधान सभा में कुल 15 ये थोड़ा सा स्टाइल में लिखने में आप देख रहे हैं ना क्या हो जा रहा है। कुल 15 सदस्य थे। ठीक, अब अगर आप चाहें तो इन 15 सदस्यों का नाम भी आपको नोट कराया जा सकता है। ठीक, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग जो समझे उसमें से बता भी दिया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इनमें से पूछ भी लिया जाता है 2-4 लोगों का नाम, तो एक तरफ से बता दे रहे हैं, उनको याद भी कर लीजिएगा कि कौन कौन सी महिलाएं थीं। तो कुछ खास महिलाओं के नाम जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे अम्मू स्वामीनाथन। पहला नाम क्या है? अम्मू स्वामीनाथन। ठीक, यह एक नाम हुआ। तो इनको याद रखिए, साउथ के हैं और यह है संविधान सभा में शामिल थे। फिर दक्षानी वेलायुधन। दक्षानी वेलायुधन कभी पूछा नहीं गया वैसे, दोनों लोगों को कभी नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर 15 ही हैं तो कभी कभी इसमें से उठा करके पूछ लिया जाता है। तीसरा बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल, ठीक, यह भी संविधान सभा में शामिल। बेगम एजाज रसूल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख। ठीक, अगर हम पांचवा देखते हैं हंसा मेहता। जब पूछा गया है दुर्गाबाई देशमुख और हंसा मेहता दोनों को कई बार पूछा गया है। हंसा मेहता। ठीक, इसके बाद हम लोग छठा देखते हैं कमला चौधरी थी। कमला चौधरी। सातवां लीला रॉय। लीला रॉय बंगाल से थी। आगे देखिए आप मालती चौधरी। मालती चौधरी। नवा पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी। लीला राय का भी नाम कई बार पूछा गया है, उनको भी आप लोगों को ध्यान देते रहना है। और राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इनको कई बार पूछा गया है। राजकुमारी अमृत कौर यह भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी थी। यहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए, भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। ठीक, और इन्होंने ही एम्स की भी स्थापना की थी। एम्स की स्थापना जो है इन्हीं के समय में हुआ था। इसके अलावा 11वां नाम अगर हम देखते हैं तो रेणुका राय है। रेणुका रॉय। ठीक, यह भी इसमें शामिल थी। सरोजिनी नायडू है, इनको पूछा ही जाता है। सरोजिनी नायडू। 13वां अगर हम देखते हैं सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। 14वां अगर हम देखते हैं तो विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक, और लास्ट
15वां जो देख रहे हैं, एनी मस्कराने, एनी मस्कराने, यह है हमारी 15 वह महिलाएं थी जो आप सोचे कि अगर ये उस समय संविधान सभा में शामिल रही होंगी तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में इनका कद जो है काफी बड़ा रहा होगा, ठीक। और इनका योगदान भी काफी महत्वपूर्ण रहा होगा। विजय लक्ष्मी पंडित आप सब ज्यादा सुने रहते हैं, सुचेता कृपलानी का नाम भी सुने रहते हैं, सरोजिनी नायडू का नाम सुने रहते हैं, राजकुमारी अमृत कौर का नाम सुने रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत नाम आपने हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख का भी सुना होगा। इसके अलावा जो अन्य महिलाएं दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, उनके विषय में ज्यादातर बार यह देखा गया है कि बहुत कम लोगों को इन नामों के विषय में जानकारी होती है, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ नाम महत्वपूर्ण है, जैसे कम से कम विजय लक्ष्मी पंडित को जरूर याद रखिएगा, एनी मस्कराने को अगर ना भी याद करें तो कोई बात नहीं, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर, इनका नाम जरूर याद करिए। वैसे अगर जान जाए तो इन 15 महिलाओं को जरूर याद रखना है। यह लोक सेवा आयोग में पूछा गया क्वेश्चन था कि भारत के संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थी, ठीक। तो यह है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ तक आज आपका हो गया और यह इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था, तो यहाँ तक हमने खत्म किया। अब कल जो पढ़ाया जाएगा आपको, वो पढ़ाया जाएगा भारतीय संविधान का स्रोत, द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। और चूंकि टॉपिक आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि फिर थोड़ा सा लंबी क्लास हो जाएगी और फिर डिले हो सकता है आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।